हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सभी बच्चों का स्वागत है। ये एक न्यू क्लास है बच्चों, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासेस। यहाँ पे आपको मैं क्लास के बारे में सब चीज़ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, आप लोग सीए फाउंडेशन या इसको स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के रूप में आप ले सकते हो। बच्चों, कहाँ तक मैं आपको पढ़ा पाऊंगा पहली बात ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, मुझे फ्री नहीं होता। फिर भी ड्यू टू द करेंट प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ द एंड प्रेजेंट सिनारियो जो भी वर्ल्ड की है, सारी दुनिया की एंड क्वेंचर की है एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की है बच्चों, मुझे कुछ फ्री टाइम मिला तो मैंने सोचा कि इसको करूं। फिर भी इसको करने में मुझे लगभग 20 डेज सेट करने में मुझे लग गया। बच्चों, पहली बात, हम जो अकाउंट्स में आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, दैट अकाउंट्स आपके लिए हेल्पफुल सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए नहीं होगा। आप कॉमर्स रिलेटेड कोई भी एंट्रांस फ्यूचर में देंगे, कोई भी एंट्रांस, वहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, वो आपके +2 एंड +3 सिलेबस में मैक्सिमम यहाँ नहीं है। मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ बच्चों नहीं हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स, सीएचएससी के स्टूडेंट्स या ओडिशा यूनिवर्सिटी की जो कोर्सेस हैं बच्चों, उसमें आपको लगभग बहुत सारे चैप्टर हैं, 50% से ज़्यादा टॉपिक हैं जो आप नहीं पढ़ पाओगे। एंड अगेन, जो पढ़ भी रहे हो बच्चों, वो डिटेल में नहीं है, बहुत शॉर्ट में है। आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट जो ओडिशा में पढ़ते हो, ये फ्रैंकली बच्चों, आप लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टॉपिक से अपने आप को, जैसे कि हमेशा उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, आप उससे वंचित रहोगे। आपको वो सीखना चाहिए मोस्ट ऑफ द टॉपिक। एंड ये बच्चों, ये टॉपिक्स आपको आपके फ्यूचर में किसी भी इंटरव्यू, अगर आप कहीं पे भी अकाउंटिंग जॉब, किसी अकाउंटेंट, कहीं पे भी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोई भी तुम एंट्रांस देते हो तो आपको ये क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। उसके साथ ही सीए फाउंडेशन, आप अगर कॉस्ट सीए में पढ़ते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, या आप किसी और प्लेटफॉर्म में जाते हो, एमबीए करते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये पढ़ाई कुछ हद तक बहुत ज़रूरत होगी। एंड फाइनली, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जेआरएफ और नेट का जो एग्ज़ाम्स होता है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए भी आपको ये बहुत ज़रूरी है। ओवरऑली अकाउंटिंग बच्चों, बीइंग ए पार्ट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट को अकाउंट्स पढ़ना चाहिए कंप्लीटली, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ दी ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत जरूरी हैं। नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बच्चों, बहुत ही जरूरी हैं फॉर योर फ्यूचर कैरियर, फॉर योर फ्यूचर प्लेटफॉर्म। आप किस कंपनी में काम करोगे, वहाँ किस प्रकार का एक्टिविटीज है। आपको डिफरेंट कंपनी, जैसे बैंक में काम करते हो तो यू हैव टू लर्न अबाउट दी बैंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंक्स। अगर आप शिपिंग कंपनी में, जहाँ पे कार्गो मतलब गुड्स, जहां से माल लाया और दिया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है बच्चों, वहां पे उनका अकाउंट्स बनता है, वॉयज अकाउंट। बच्चों, जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको जो अपना प्रॉफिट या लॉस जानना होता है, उनको रिटर्न के बारे में जानना होता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट के बारे में जानना होता है, तो वो लोग पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। जहाँ पे एक बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटीज को स्प्रेड करने के लिए चारों तरफ विद इन द कंट्री हो, जो आउटसाइड द कंट्री हो, वो किसी एजेंट का सहारा रहता है, तो वो है कॉन्साइनमेंट। मैं आपको ओवरऑली बस 10-15 सेकेंड नाम बोल रहा हूँ टॉपिक के, बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग मतलब हम लोग जो +2 लेवल में पढ़े थे, वो जो जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन और एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स, बच्चों ये फंडामेंटल पार्ट था। पर आप डिफरेंट कंपनी में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आपका डिफरेंट अकाउंटिंग्स होता है। जैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनता है, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनता है। वैसे ही मैंने आपको अभी कॉन्साइनमेंट बिजनेस के बारे में बोला, वॉयज बोला, बैंक के बारे में बोला, बैंक का जो फाइनल अकाउंट्स होता है। ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि कोई आपको फोर्स कर रहा है कि आप आके मेरे पास पढ़ोगे। एंड कंपलसरी है, आपको मैंने बोल दिया, फ्यूचर में कोई भी एंट्रांस दोगे यूपीएससी का,
ओपीएससी का, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो दीज टॉपिक्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। हेल्पफुल मतलब कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आज से पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू कैन उसको अटेंड कर पाओगे एंड अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे। होप तुम उसको क्वालिफाई भी करोगे। अगर तुम वहां तक इसको कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आप लेक्चरर के लिए एग्जाम देने जाते हो, या नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी एनटीए के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या सीए पढ़ना चाहते हो, या फ्यूचर में कॉमर्स अकाउंटिंग के ऊपर आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, आप अकाउंट्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, किसी कंपनी में अकाउंट्स के काम करें तब आपको अकाउंट्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। सो ओवरऑली बच्चों अकाउंट्स, तो अगर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा ऑनर्स है, तो अकाउंट्स की नॉलेज हमें लगभग नहीं मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। पर हमारे पास जो कोर्सेस अवेलेबल हैं सीएचएससी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में, उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स बच्चों नहीं हैं, 50% टॉपिक्स नहीं हैं, तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर कमिंग डेज, योर फ्यूचर्स। एनी वन ऑफ यू अगर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, you must learn and cover these topics। चाहे मेरे पास हो, कहीं भी पढ़ो, पर जो आपको पढ़ा रहा है सही से उसके पास पढ़ना चाहिए। इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। एंड मैंने आपको बोला मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी आप जानते हो मुझे, तो जो भी हो मैंने अपने बिजी टाइम से, ये तो अभी लॉकडाउन तो सारी दुनिया फ्री है, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा भी फ्री होगा, तो मैं तो इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं भी फ्री हूँ। पर हाँ, एंगेज कर रहा हूँ अपने आप को, डेली 5 क्लासेस हो गया है, फिर भी मैंने 2-3 डेज निकाला आपको कुछ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड ग्रुप में मैंने सीए फाउंडेशन इसे लिखा है कि प्रेजेंटली यहाँ पे आप लोगों में से 2-3 बच्चे शायद सीए फाउंडेशन चाहते हैं। सो एक स्टूडेंट अगर अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म में देखना चाहेगा, ये आपको हेल्प करेगा। क्लियर बच्चों? तो ये था पहला आपका बैकग्राउंड, मेरी तरफ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या सजेशंस हो। सो आपको ये क्लासेस रेगुलर करना चाहिए एंड इसमें आपको बहुत मज़ेदार पढ़ाई मिलेगी। कोर्स के बारे में मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आप डिटेल ऑफ कोर्स के बारे में जानेंगे, सीए फाउंडेशन में क्या कोर्स हैं एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में आपको बता भी दिया है मैंने शायद पहले, फिर भी बता देता हूँ बच्चों। पहला टॉपिक अगर पढ़ें तो अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग व नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सेल्फ बैलेंसिंग है। उसके बाद बच्चों कॉन्साइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, पैकेज कंटेनर है, गुड्स एंड फॉर सेल और रिटर्न बेसिस है बच्चों, वॉयज है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, सॉल्वेंसी है। सो बच्चों 100 मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में किस प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, दैट इज नोन एज स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। स्पेशलाइज्ड मतलब यहाँ पे कौन किस प्रकार का अकाउंट्स होना है, वहाँ पे किस प्रकार का अकाउंटिंग होना है। जैसे हमारे मेडिकल साइंस में बच्चों हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, ईएनटी, आई, नोज, समझ में आई, टोंग, तो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो डिफरेंट विभाग के डॉक्टर जैसे होते हैं, वैसे ही बच्चों अकाउंट्स में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स एज पर देयर, उनकी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनका जो सिस्टम्स होता है, उनका जो कंप्लीट प्रोसीजर्स होता है। सो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, किसी भी एंट्रांस के लिए जरूरी है। एंड बड़े प्रोफेशनल पढ़ाई अगर पढ़ना चाहते हो तो ये टॉपिक के बिना तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट अगर तुम एमकॉम करोगे, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स अगर पढ़ना चाहते हो, मास्टर इन कॉमर्स बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होता है, या आप लोग उसके बाद एमफिल करोगे, डॉक्टरेट करोगे, अकाउंट्स में पढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली आप इन टॉपिक के बिना तो कुछ भी नहीं, सोच भी नहीं पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा जरूरी एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक्स इसमें हम लोग पढ़ने को हमें मिलेगा। तो आप लोग सभी अपना ध्यान दें, डेफिनेटली यू विल गेट, आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी एंड फ्यूचर में आप लोग कभी भी फेलियर नहीं बनेंगे, इतना मुझे भरोसा है।
एंड बच्चों इस क्लास से कुछ रूल्स होंगे। पहली बात तो मैं कब तक आपको पढ़ा पाऊंगा ये प्रॉमिस में नहीं बता सकता, पर मैं आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसको कंप्लीट करूंगा, इतना प्रॉमिस है। ऐसे बीच में टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। सपोज मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ाने का सोचा या 2 टॉपिक, जैसे कि पहली बात बता दूं आपको, अगर यहाँ पे मेन टॉपिक्स क्या हैं, अगर आप फ्यूचर में किसी एंट्रांस के लिए भी सोचते हैं तो पहला टॉपिक बच्चों इसमें होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में। बच्चों प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग माने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, उसका एडवांटेजेस, उसका डिसएडवांटेजेस, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये पूरा आपका बच्चों। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आप लोग पढ़े थे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, ये सब पढ़ोगे। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस जहाँ पे आपको जर्नल, लेजर, उसके बाद कैश बुक आप पढ़ते हो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस है, पर बीच में आप कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स भी पढ़ते हो। हाँ, तो रेक्टिफिकेशन एरर्स पढ़ोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ोगे। उसके साथ ही बच्चों आप लोगों को यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स जानना है, आप उसको पढ़े हो और भी एडवांस में पढ़ोगे। फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। उसके साथ बच्चों आपको शेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, आपको मालूम है शेयर कैपिटल, इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। एंड बच्चों कॉन्साइनमेंट, क्या बोला मैंने, कॉन्साइनमेंट। ऐसे यही सिलेबस ऑलमोस्ट है, और अगर कुछ है मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आप डिटेल्स ऑफ सिलेबस देखेंगे। तो ओवरऑली शायद हम सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। एंड रिसेंटली हमने लास्ट ईयर शेयर कैपिटल या कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। एंड यहाँ पे कॉन्साइनमेंट है जो पूरा डिफरेंट टॉपिक है, आपने इसको कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, एंड आपके +3 में भी कॉन्साइनमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सोचूंगा कि आपको कॉन्साइनमेंट एंड शेयर कैपिटल जो आप लोग पढ़े हो रिसेंटली, वो आपको रिवाइज हो जाए एंड उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ो। नॉट ओनली रिवाइज नहीं, अभी जैसे कि आप लोग को मैंने खुद ही पढ़ाया था, तो अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आएगा। एंड वो आपके +3 में भी है, यहाँ पे फाइनल ईयर में है, पर अगर फाइनल ईयर तक आप पढ़ोगे, इसको छोड़ दोगे, अभी से भूल जाओगे। कंपनी अकाउंट्स बहुत एसेंशियल है, एंड अकाउंटेंट तो कंपनी में अकाउंट्स करेगा। तो बेसिकली मैं सोचूंगा बच्चों फंडामेंटल पार्ट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सबको पढ़ाने से पहले मैं कोशिश करूंगा आपको कॉन्साइनमेंट पढ़ाऊं, आपको मैं कंपनी अकाउंट्स का इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर कंप्लीट में पढ़ाऊं बच्चों, और अकाउंटिंग आपके कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड। यहाँ बच्चों पहला तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे उसमें कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, ये सब आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर आपको मालूम है। उसके बाद एसेट्स के ऊपर है, कॉन्टीजेंट एसेट्स, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, उसके बाद बच्चों हमारे अकाउंटिंग में जो जो है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपको बता दिया। हाँ, फाइनल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट है। हाँ, उसके बाद बच्चों पार्टनरशिप है यहाँ पे, पर पार्टनरशिप में आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली बच्चों आपका यहाँ पर है बच्चों कंपनी अकाउंट्स है एंड कॉन्साइनमेंट, कंपनी अकाउंट्स एंड कॉन्साइनमेंट है। तो बच्चों ये टॉपिक आप नहीं पढ़े, कंपनी अकाउंट्स पूरे डिटेल में एंड कॉन्साइनमेंट नहीं पढ़े, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सब आप बिल्कुल नहीं पढ़े। तो कोशिश करूंगा जितनी भी क्लासेस में कर पाऊंगा इन छुट्टियों में, इस कोविड-19 की सिचुएशंस में, इस पेंडेमिक में, मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊं जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होंगे, जिससे आप अवेयर नहीं हैं। एंड फिलहाल शेयर कैपिटल इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड यहाँ से लगभग 12 से 15 मार्क्स अगर एंट्रांस देते तो आएगा। सो शेयर कैपिटल पढ़ाने का मेरा मोटिव यही है। ओके बच्चों, सो होप सभी को समझ में आया होगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं जब तक फ्री रहूँगा आपको पढ़ाऊँगा, एंड अगर बीच में मैं छोड़ता भी हूँ तो कोई ना कोई टॉपिक्स ख़त्म करके एटलीस्ट आपको
उसके स्टडी मटेरियल्स, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ए टू जेड बच्चों, जैसे कि और कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूरा कंप्लीट डिस्कशंस करूंगा ए टू जेड। जैसे इन फ्यूचर में आप किसी भी प्लेटफॉर्म में उस रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, जितना भी मैक्सिमम एंट्रांस रिलेटेड, नहीं कि आप बोलोगे सीए में जो पढ़ाई होता है सीए फाउंडेशन, हाँ एंड सीए में वो अलग बात है बच्चों, वो तो एडवांस बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, पर एंट्रांस रिलेटेड जितने भी एवरी एंगल से, एवरी पॉइंट ऑफ मतलब एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। विथ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो बुक्स में दूंगा, प्रोवाइड करूँगा। आपका जो सीए फाउंडेशन में है या किसी भी एंट्रांस में है उसका भी मैं स्टडी मटेरियल आपको दे दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड डिटेल रिगार्डिंग द सिलेबस का एक वीडियो भेजूंगा, वहाँ पे सिर्फ बच्चों उस वीडियो में आपके सिलेबस के बारे में डिस्कशंस होगा। एंड होप मैं उसको जल्दी प्रोवाइड करूँगा, आज ही होगा, तो आज अभी क्लास के बाद ये तो नेक्स्ट। ओके बच्चों, सो आज हम लोग स्टार्ट करें कुछ टॉपिक्स। मैंने बोला अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में बस 2 ही टॉपिक हैं, आपको शेयर कैपिटल एंड कॉन्साइनमेंट पढ़ाऊँ। कॉन्साइनमेंट कम्प्लीटली तुम्हारे लिए न्यू होगा एंड वो बहुत बड़ा टॉपिक है। शेयर कैपिटल तो आप जानते हैं बड़ा टॉपिक है, कॉन्साइनमेंट भी बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको भी शेयर कैपिटल के थ्रू माने शेयर कैपिटल के तरह बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दे के गुजरना पड़ता है, जैसे पार्टनरशिप था वैसे ही। सो ऑल दी बेस्ट बच्चों, होप मैंने जितना बोला ये सब मेरी पर्सनल बातें, यहाँ पे मैंने बस दिखावा करके आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं किया। जस्ट आई एम प्रेजेंटिंग माई सिचुएशंस एंड कितने हद तक हेल्प कर पाऊंगा। एंड जो भी, ऐसा तो नहीं है ना मैंने हम लोगों की एक पूरा कोर्स खत्म करने के लिए सोचा है, पर आप लोगों के पास टाइम अभी सफिशिएंट है, अगर आप चाहेंगे और मैं आपको कहाँ तक कोऑपरेट कर पाऊंगा, जो भी सजेशन प्रोवाइड करूंगा एंड हम लोग जितना होगा हो सकेगा आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो आज का जो टॉपिक है वो शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट से रिलेट करता है। आपको सब मालूम है कंपनी अकाउंट से रिलेट, क्या कंपनी अकाउंट्स का ही वो है। ओके बच्चों, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे सीएचएससी में, शेयर एंड डिवेंचर्स, सभी को याद होगा, रिसेंटली पढ़ के आए थे। तो यहां पे हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। सो बच्चों शेयर कैपिटल हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमें एक्चुअली पढ़ना चाहिए कंपनी अकाउंट्स के बारे में। सो जैसे कि व्हाट इज कंपनी, इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। सो ओवरऑली कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए। पर मैं फिलहाल सोच रहा हूं कि अभी हम थ्योरी पार्ट से थोड़ा हटें, हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल जो प्रीवियसली सीएचएससी में हम पढ़े थे उसको डिटेल में, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस में बच्चों पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको पहली क्लास में ही फील होगा, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊंगा तभी से आपको फील होगा कि यहाँ पे हमने बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा फ्रॉम एवरी पॉइंट। आप जो सोचते हैं वो डाउट मैं खुद उसको सोच के क्लियर करूंगा, सो दैट आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। यानी आपको मैं बोल चुका हूं कि ए टू जेड थ्योरी, प्रैक्टिकल, उसके साथ साथ आपके एंट्रांस में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, कुछ नया चाहे पास्ट, अभी प्रेजेंट में क्या क्या है, सब कुछ मैं आपको पूरा ए टू जेड कंप्लीट बताऊंगा। ओके बच्चों, हमारी क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सेट करके बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिए, पर आपको कुछ क्लासेस पहले, फर्स्ट कुछ क्लासेस थोड़ा सा हो सके दिक्कत हो, पर आपको समझ में आएगा, क्लियर दिखाई देगा। पर अभी मैंने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया है। सो 4-5 डेज के बाद आपको बहुत भी कंफर्टेबल और भी अच्छा फील होगा, अभी भी होगा, आज भी होगा, पर पूरा जैसे आपको नया एक आपको जो सेट मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस का, तो कुछ क्लास के बाद आपको खुद फील होगा कि आपका पूरा ऑनलाइन सेट चेंज हो जाएगा। सो हो रहा है वो, उसके बाद आप वहाँ पे क्लास को और भी बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे, होप सभी करेंगे। एंड पढ़ने में आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि हम एमसीसी में पढ़ रहे हैं, एमसीसी से भी ज़्यादा आपको वहाँ पे और भी कंफर्टेबल एंड बहुत पढ़ने में एक्साइटमेंट एंड बहुत क्लैरिटी आएगा।
और 4-5 दिन में वो हो जाएगा, कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी भेज सकता हूँ, थोड़ा सा डेमो क्लास दिखा के, 5 मिनट आप देख सकते हो। पर फिलहाल जो भी पढ़ाऊँगा उसको भी ध्यान से पढ़ना। आज का जो टॉपिक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पढ़ने से पहले मुझे आपको फाइनेंस के बारे में कुछ बताना है, आप सभी को मालूम ही है। पहली बात, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों फाइनेंस। बच्चों पैसा, बच्चों आज की डेट में प्रेजेंट डे वर्ल्ड इकोनॉमी बोलता है, मैंने बोला था +2 लेवल पे तुम्हें, तो प्रेजेंट डे वर्ल्ड सिचुएशन हमें कहता है फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुनने का है एंड समझने का है, ठीक है। जब FMS में पढ़ाऊंगा तब इसको याद रखना, अभी बस समझ लो, सो दैट फिर से बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है ये। तो बच्चों प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमी हमें बताती है फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी, फाइनेंस इज द जरूरत ऑफ मनी एट एनी टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत है हमें पैसा जरूरत होगा, मतलब आज की डेट में, आज की प्रेजेंट वर्ल्ड कंडीशन में बच्चों किसी भी जरूरत को पूरा करने का ओनली एक ही माध्यम है, वो है फाइनेंस। ओके बच्चों, तुमको मैंने पहले बताया भी होगा बच्चों, पहले हजारों साल पहले इंसान कैसे भी जी लेता था। वो फॉरेस्ट जाता था या घूमता रहता था इधर उधर, वहां पे उसको जो भी फल मूल मिलते थे या जानवर मिलते थे वो उनको पकड़ के मार के कच्चा या जला के खाता था। तो उस समय किसी को पैसे की जरूरत नहीं थी, एंड कोई भी लैंड, कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं था। तो इंसान कहीं भी जा सकता था। पर आज क्या तुम लोग मुझे बोल सकते हो आज क्या वही सिचुएशन है? बोलो, क्या आज हम ऐसे घूम फिर के फ्री में खा सकते हैं? अगर किसी घर में अगर तुमको अमरूद भी दिखाई देता है, आम भी दिखाई देता है, वो भी तुम नहीं खा सकते, वो अलाउ नहीं करेगा। एक बार कर देगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, पैसा मांगेगा। उसके पेड़ पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे, फिर भी वो तुमको नहीं देगा। सोचो, आज की डेट में बच्चों बिना पैसे के कुछ नहीं होता, एंड कॉमर्स तो पैसे से ही बनता है, अपना सपना मनी ना। तो बच्चों ये बात याद रखना, कॉमर्स बच्चों से अच्छा पैसा कोई कमा नहीं सकता, इनसे ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं होती। तो फाइनेंस की बहुत जरूरत है। इवन अगर एक माँ अगर एक बच्चे को पैदा करती है, उसके लिए भी माँ को भी खाना खाना पड़ता है। आज के डेट में वो खाना फ्री में नहीं आता, एंड बच्चा पैदा होने के बाद भी उसके हर दिन उसको जीवित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ मिलाने के लिए भी हर दिन पैसे की जरूरत है। तो हम कह नहीं सकते कि फाइनेंस के बिना आज कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम अपने आप को ही बिना फाइनेंस के नहीं चला सकते, अपने खुद को नहीं चला सकते, तो कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना कैसे चल सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। अगर हम खुद को फाइनेंस के बिना नहीं चला सकते, तो कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के कैसे चल सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। हम अपने लिए नहीं जी सकते, बिजनेस तो सारी दुनिया को सामान बेचता है, सामान खरीदता है, सामान बनाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। तो अगर हम खुद को नहीं संभाल सकते, खुद के लिए खाना नहीं ला सकते, तो दूसरों के लिए सामान कहां से लेके आएंगे? तो फाइनेंस तो कंपलसरी जरूरत है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो मीडियम बिजनेस हो, चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो। फाइनेंस इज इंडिस्पेंसिबल, सभी के लिए अभिन्न है। ये हमारे बिजनेस से अलग नहीं है, हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बिना ब्लड के हम लोग नहीं जी सकते, बिना इंजन के ट्रेन का कोई मीनिंग नहीं है, वैसे विदाउट फाइनेंस के बिजनेस का कोई भी अर्थ नहीं है। बिजनेस एग्जिस्ट नहीं हो सकता। बिजनेस स्टार्ट होने के लिए फाइनेंस चाहिए, रन होने के लिए फाइनेंस चाहिए, ग्रोथ होने के लिए भी फाइनेंस चाहिए। So बच्चों, finance is so indispensable for every business organization, and without finance no business can able to exist। run और grow करना तो सपने की बात है, कोई बिजनेस खड़ा भी नहीं हो सकता। So how finance is very much essential, very much, it is completely mandatory for every business, even if it is small business हो या medium हो या large, no matter। तो बच्चों हमें मालूम पड़ा फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस की बहुत जरूरत है। किसी भी एंगल से फाइनेंस के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। अब बच्चों ध्यान से सुनो, हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे जियो कंपनी का। हम
हम सभी को मालूम है, शायद यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा या इंडिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो जियो को नहीं जानता होगा। अनपढ़ गंवार लोग भी जियो को जानते होंगे। उसका एक ही रीजन है कि जियो कंपनी ने 1 साल या उससे ज्यादा लगभग इंडिया को फ्री सिम, फ्री वॉइस कॉल, मैसेज कॉल, इंटरनेट, डाटा के साथ पूरा 1 ईयर या उससे ज्यादा समय के लिए पूरा फुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई स्पीड 4G डाटा पर डे 1 GB, जो दुनिया में कोई नहीं दिया होगा। इट इज ए ग्रेट रिकॉर्ड था, इट वाज ए ग्रेट रिकॉर्ड था। सो बट दैट्स वाई फ्री में मिला था, सबको याद होगा, मुझे भी याद है एंड आप सभी को भी याद होगा एंड अभी भी शायद जियो यूज कर रहे हो आप लोग, ज्यादातर लोग। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, जियो कंपनी को धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी के पिता हैं, अनिल अंबानी के पिता हैं, उनके एक ड्रीम के तुरंत मैंने ड्रीम उन्होंने देखा था, उसके तहत बनाया गया था। तो सोचो बच्चों, जियो इज गिविंग अस नेटवर्क जो देती है 4G का, सारे वर्ल्ड को उसने 1 साल तक फ्री में दिया, सारे इंडिया को 1 साल तक फ्री में दिया। पूरे इंडिया में विलेज, रिमोट एरिया, टाउन, सिटी, हर जगह उसने कनेक्ट किया। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उसने बनाया होगा, कितने वर्कर्स, कितने उसमें टेक्नीशियंस, कितने इंजीनियर्स, कितने साइंटिस्ट लोगों का भी उसमें योगदान होगा। कितने लोगों ने वहां पे दिन रात मेहनत करके सारे भारत में जियो नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया एंड हमें लगभग 1 साल या उससे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट में जियो दिया। तो बच्चों, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तुरंत बनाना एंड तुरंत फ्री में देना, ये कोई बच्चे की बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव दैट कैन नॉट बी इमेजिन बाय अस। हम लोगों के द्वारा इमेजिन नहीं किया जा सकता। अगर जियो का एस्टिमेट को हम लोग देखेंगे तो हम लोग खुद चौंक जाएंगे। उस अमाउंट को हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे, अगर हमारे पास कोई रखेगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे आंख खोल के, गिनना तो इम्पॉसिबल है, बट ये संभव हुआ है। तो बच्चों, अबाउट मेरे को जितना ख्याल है, जियो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर नियर अबाउट 4 लाख से थोड़ा ज्यादा या कम करोड़ है। 4 लाख करोड़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 लाख, 4 लाख करोड़। अगर 4 लाख तुमको बड़ा लगता है तो बच्चों 4 लाख बॉक्सेस लाओगे एंड 4 लाख बॉक्स में ईच बॉक्स में 1 करोड़ रुपए रखोगे, दैट इज नोन एज 4 लाख करोड़। अगर 4 लाख ज्यादा है तो 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है एंड 4 लाख बॉक्सेस में 1 करोड़ रखोगे तो सोच लो वो अमाउंट कितना बड़ा होगा। सोचो। सो इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया था तब तो इतना खर्च नहीं किया होगा, तब कमी होगा, फिर भी बजट तो बहुत होगा। तो बच्चों, कैन यू इमेजिन, क्या सोच सकते हो कि इतना पैसा मुकेश अंबानी के पास होगा? इतना बड़ा अमाउंट क्या किसी के पास हो सकता है? पहली बात तो इतना अमाउंट नहीं हो सकता। अमाउंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों, इतना पैसा आएगा कहां से? हमारे घर में क्या मशीन छपाने वाला, पैसा छपाने का मशीन है? इतना पैसा तो तुरंत किसी के पास नहीं आएगा, तो इतना पैसा कहां से आ गया? सोचो, सोच लो बच्चों। तो बच्चों, इतना पैसा मुकेश अंबानी के पास भी नहीं होगा। ये पैसा बिजनेस करने से आता है, सामान बेचने से आता है। क्या ऐसा सामान बेचा तो इतना पैसा आ गया उसके पास? एट ए टाइम इतना पैसा स्टॉक था नहीं था। एंड बच्चों, अगर वो उस अपने पास खुद का ऑन मनी देखे तो वो इतना रुपये उसके पास होगा। हाँ, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, पर 10, 20, 30,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ वो नहीं पहुंच सकता। या अगर किसी बैंक से वो हाथ फैला के मांगता है लोन, कोई भी बैंक भी इतना पैसा नहीं दे सकती। बैंक के पास इतना पैसा होगा भी नहीं। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी बैंक बच्चों 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ दे सकती है, लाखों करोड़ नहीं दे सकती। देश की पब्लिक का पैसा लेके वो किसी इंडस्ट्री के हाथ में नहीं रख सकती। ओके, देश का क्वेश्चन है, यहाँ देशवासियों का पैसा है, उनकी दिन रात की मेहनत का पैसा है। तो अब अगर इस तरह पॉसिबल नहीं है तो इतना बड़ा जियो नेटवर्क सारे भारतवर्ष में रिलायंस जियो बनाना भी बहुत ही असंभव होगा, पर यह संभव हुआ। ऐसा नहीं दुनिया में जियो एक कंपनी है, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं एंड मुकेश अंबानी इसलिए टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी है। 2007 में वो टॉप 1 पे आया था इंडिया में, पर ज्यादातर हमने देखा हमेशा वर्ल्ड के टॉप 1 में रहते थे बिल गेट्स, अभी 2 नंबर पे चल रहे हैं। जेफ बेजोस शायद 1 नंबर पे हैं, जो भी हो। तो बच्चों, इतना पैसा वो कहां से लाए?
अगर हम देखें किसी बैंक को मांगे वो दे नहीं सकते, किसी रिलेटिव फ्रेंड को मांगे कोई दे नहीं सकता, अपने पास भी इतना पैसा नहीं है, तो बच्चों ये पैसा आएगा कहाँ से? तो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ मनी। पैसे की जरूरत बहुत है, ये पैसा हर एक बिजनेस के लिए चाहिए, चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो। तो हमारा बिजनेस लार्ज है, हमें इतना बड़ा पैसा चाहिए, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? कोई हमें दे नहीं सकता, तो हमारा सपना तो सब अधूरा रह जाएगा। तो बच्चों वो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जब हमें मालूम पड़ा ये पैसा हम कहीं से नहीं ला सकते, स्टोरी बिफोर योर टॉपिक। तो बच्चों अगर हम देखें, लोग ज्यादातर पैसा, इस बार तुम ये सब पढ़ोगे FMIS में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिपोर्टिंग में बहुत डिटेल में। अगर लोग जो अपना पैसा बैंक में रखते हैं, लाखों करोड़ों रखते हैं, अगर उनमें से कुछ पैसा मुझे दे दे, भैया 10 रुपए ही दे दो ना, बैंक में 10 रुपए तो रख नहीं सकते, रखने से भी बैंक तुमको कोई इंटरेस्ट देगा नहीं, 0.3, अगर 3% हुआ तो 0.30 पैसा, 0.3 पैसा। तो 10 रुपए 30 पैसा मिलेगा, 30 पैसा चलेगा भी नहीं, वो 10 रुपए ही रह जाएगा, 11 रुपीज भी नहीं होगा। अगर कोई बैंक 4% दे तो वो भी नहीं होगा, 7% फिक्स डिपॉजिट में तो 70 पैसा भी नहीं चलेगा। सो तुमको 10 रुपए का कुछ मूल्य ही नहीं मिलेगा। पर अगर 10 रुपए तुम्हें कंपनी को दो एंड कंपनी तुमको वादा करे, प्रॉमिस करे, कोशिश करेगी तुम्हारे पैसे से तुम्हें 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30 देगी, तो तुम लोग सोचोगे हाँ 10 रुपए बैंक में रख के तो कुछ नहीं मिलता, कंपनी को दे दे। अब 10 रुपए रखने से भी क्या प्रॉब्लम है? अगर खो गया, लॉस हो गया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, सोचो। पर बच्चों क्या तुम्हारे 10 रुपए से मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। पर तुम मुझे 10 रुपए दोगे, अगर मैं तुमको 1 लाख मांगूंगा तुम दोगे? एक भाई को नहीं देगा। तो सोचो बच्चों, तो अगर 1 लाख देख भी दोगे, 1 लाख रुपए से क्या मेरा 1 लाख करोड़ हो जाएगा? 4 लाख करोड़ हो जाएगा? एक आदमी देगा ना। 1 लाख हुआ, मुझे 1 करोड़ जैसे 4 लाख करोड़ चाहिए, तो हम तो यहाँ पाताल में बैठे, हमें आकाश को देखना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सोच रहे हो ना? नहीं। तो अगर एक आदमी भी 1 लाख देगा तो कभी भी हमारा पैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं 100 आदमी दे देंगे, 100 आदमी देने से भी एक आदमी ने 1 लाख दिया, 100 आदमी ने 100 लाख मतलब 1 करोड़ दिया। 1 करोड़, मुझे 4 लाख करोड़ चाहिए, विच इज क्वाइट, बहुत दूर है बच्चों, इतनी दूर कि हम सोच नहीं सकते। सो इसी के साथ अगर देखा जाए, सारी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, मोर देन 7 बिलियन लोग, या 700 करोड़ लोग, 700 करोड़ या 7 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो अगर 700 करोड़ लोगों में से अगर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, रेदर देन कीपिंग देयर मनी एट बैंक, उनको हम एनकरेज करते हैं टू इन्वेस्ट देयर मनी इन आवर बिजनेस, हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे एंड ज्यादा नहीं मांग रहे। अगर वो 700 करोड़ में से अगर 100 करोड़ लोग राजी हो जाए हमारे बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, बैंक में पैसा ना रखने के लिए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 10 रुपए दो ना। 100 करोड़ लोग अगर 10 रुपए देते हैं बच्चों, वी विल अरेंज 100 करोड़ इंटू 10 बच्चों, दिस फिगर विल बी 1000 करोड़। सोचो 1000 करोड़। एंड अगर 100 करोड़ लोग 100 रुपए करके दे देते हैं, 10,000 करोड़। देखो हाउ रैपिडली आवर फाइनेंस इज अरेंज्ड, कैसे जल्दी से अरेंज हो रहा है। बस हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट करना है, उनको एनकरेज करना है, उनकी सेविंग्स को बैंक में ना रखने के लिए बस रखो बैंक में, बस कुछ पैसा हमें दो। एंड अगर 100 रुपए दे के बैंक से तुमको सिर्फ 3 रुपए, 4 रुपए या 7 रुपए, 8 रुपए मिलता है, मैं 100 में तुमको 110 दूं, 50 दूं, 180 दूं, 200, 300, कितना दूंगा इसका कोई भी स्पेसिफिक ठिकाना नहीं होगा। बहुत दे सकता हूं, जितना प्रॉफिट होगा, मेरी दुकान जितनी बड़ी बनेगी, मेरी कंपनी जितनी ग्रो करेगी। जैसे जियो कंपनी में आज लगभग 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है। उस वक्त रिलायंस जियो में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, सोचो आज उनको रिटर्न कितना अच्छा मिलता होगा। समझ में आए? उस समय जिन्होंने एयरटेल में लगाया था सारे डूब गए, एयरसेल वाले तो फिर अब भिखारी हो गए। हाँ, एयरटेल भी डाउन हो गया इंडिया में, फिर अभी फिर से ग्रोथ स्टेज पे आ रहा है। फॉरेन की बात छोड़ो,
तो बच्चों हमें मैक्सिमम लोगों से कलेक्शन करना है पैसा, ठीक है। फिर लोग हमें पैसा क्यों देंगे? अगर मैं लोगों को भरोसा दूंगा बच्चों, भाइयों बहनों, अगर आप लोग हमें पैसा दोगे, हम आप लोगों के पैसे से बिजनेस करेंगे। थोड़ा सा पैसा दो, आप अपना करोड़ों पैसा रखो, हमें थोड़ा सा पार्ट दो, एंड हमारे बिजनेस में ना आपको आना पड़ेगा, ना आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, ना दिन रात काम करना पड़ेगा, ना मेहनत करना पड़ेगा, ना कोई डिसीजन या रिस्क लेना पड़ेगा। बस हम आपके पैसे से बिजनेस करेंगे, आप भी ऑनर, हम भी ऑनर, जो प्रॉफिट होगा सब मिलजुल के लेंगे। एंड आपका थोड़ा सा पैसा ले रहे, ज्यादा नहीं मांग रहे, 100 रुपये में कोई बर्बाद नहीं हो जाएगा। एंड अगर 100 रुपये देके तुम लोग को मिले रिटर्न 120, 150, तो तुम लोग एक्साइटेड होगे, नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। एंड बच्चों ऐसे बहुत लोग होंगे जो बस 100 रुपये नहीं, लाखों भी इन्वेस्ट करेंगे, करोड़ों भी इन्वेस्ट करेंगे, पर हमें कम अमाउंट मांग रहा है। सपोज एक बच्चे कैंसर होता है, वो मरने वाला है, या सपोज कैंसर नहीं, हार्ट प्रॉब्लम है, उसको हार्ट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। हम लोग 10 लाख रुपए इधर इधर घूमते रहते हैं, भैया 10 बच्चे टीम बना लो, 2-2 जने करके 5 टीम बना लो, कैंसर शहर में चारों तरफ घूमो, हर एक इंसान को बोलो भैया हमें 2 रुपये, 1 रुपये दो, 1 रुपये दो भैया, हमें एक बच्चे का जान बचाना है, 1 रुपये दो। देखना कोई भी इंसान तुम्हें 1 रुपये नहीं देगा, सभी ज्यादा देंगे। पर अगर जाके तुम, और 1 रुपये देने के लिए तुमको इतना मांगना नहीं पड़ेगा, उनको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। तुम लोग जैसे करते हो बच्चों, जैसे कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सबको जा के बोल के इतना एक्सप्लेनेशन देते हो, क्योंकि तुम ज्यादा डिमांड करते हो। तुम लोग बोलते टाइम नहीं है, वो मर जाएगा, अरे नहीं मरेगा, तुम लोग टीम बनाओ एंड एफर्ट दो, एक दिन में उससे ज्यादा पैसा कलेक्शन होगा। समझ में आए? तो जाओ तुरंत घूमो, लोगों से 1-1 रुपये मांगोगे, किसी की जान बचाने के लिए 1 रुपये चाहिए, कोई भी तुम्हें 1 रुपये तो बहुत रेयर लग देंगे, सभी 5, 10, 15, 50, 100, 500 देंगे। एंड शाम तक तुम 5 या 10 टीम बना के घूमो पूरा क्वेंजर शहर में। अगर 2 लाख घर पे जाओगे, 2 लाख घर से अगर 1-1 रुपये मिलेगा, 2 लाख रुपये होगा। ऑपरेशन में पहले दिन में 2 लाख रुपये खर्च नहीं होगा। अगले दिन फिर जाओगे उन्हीं घर पे जाके फिर उनको मांगोगे, वो लोग कभी मना नहीं करेंगे, 1-1 रुपये देंगे। अरे अगले दिन भी तुम, अगर सपोज मैंने तुमको 1000 रुपये दिया, अगले दिन फिर आ गए तो तुम मुझे 1 रुपये ही मांगोगे, तो मैं 1000 ही शायद दे सकता, पर अगले दिन तुमको 1 रुपये जरूर दे के भेज दूंगा। पहले दिन अगर 1000 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये मांगो, मैं 100 रुपये दूंगा, तो अगले दिन जब आओगे तुमको देख के भगाऊंगा मैं। पर तुम्हारा इंटेंशन 1 रुपये ही मांगना है। अगर 2 लाख लोग 1 रुपये देते हैं तो 2 लाख रुपये हो जाएगा, तो दूसरे दिन भी 2 लाख हो जाएगा। सो इन दिस वे हम अपने फाइनेंस को कलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर? इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा। पर अगर किसी बैंक को या किसी इंसान को मांगेंगे भैया हमें उधार दे इतना ज्यादा पैसा, तो वो बोलेगा हमें मॉर्गेज दो, इंटरेस्ट दो, तुम्हारा डूब जाए पैसा, बच्चा जिए मरे हमें फर्क नहीं पड़ता, पैसा देना पड़ेगा। तब तुमको टेंशन होगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता, उस लड़के के लिए, उस बच्चे के लिए दुआ मांगना नहीं चाहता, वो तुमको उधार दे रहा है। तो बच्चों यहां पे टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कहां से लाएंगे? तो हमारे पास 2 सोर्स है, एक ऑनर सोर्स, एक आउटसाइडर सोर्स, जो हम लोग के साथ हाथ मिलाएंगे, हमें सहयोग करेंगे, हमारे प्रॉफिट होने पे लेंगे, लॉस होने पे भी बियर करेंगे, हमारे नुकसान में साथ देंगे, उनको बोलते हैं ऑनर सोर्स है। एंड जो लोग हमें पैसा देंगे और हमारा प्रॉफिट और लॉस से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस रिटर्न चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए एंड पैसा भी रिटर्न चाहिए। अगर हम डूब जाए तो वो हम लोग को बेच के, हमारी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेना चाहते हैं, तो वो लोग आउटसाइडर सोर्स, क्रेडिटर। सो बच्चों ऑनर सोर्स, आउटसाइडर सोर्स। तो पैसा 2 सोर्स से आता है। फाइनेंस जो हमें बहुत जरूरी है, मुकेश अंबानी को जो बहुत जरूरी पैसा हुआ, उसने स्मॉल अमाउंट में लोगों से पैसा लिया, 100 करोड़ ज्यादा लोगों से उसने एनकरेज करके पैसा लिया कम अमाउंट में, तो वो लोग उसके क्या बने? ऑनर बने। एंड कुछ लोगों से उसने उधार लिया, जो लोग बोल रहे हैं आपका प्रॉफिट लॉस हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें रिटर्न चाहिए फिक्स्ड में, तो वो लोग क्रेडिटर बनेगा। तो चाहेगा वो लोन इनसे ले सकता है, ऑनर से, चाहे आउटसाइडर से। तो बच्चों देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। इनमें से पहला सोर्स है ऑनर सोर्स। ऑनर, यहां पे जो लोग पैसा देंगे वो कंपनी में भागीदारी बनेंगे, ऑनर बनेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा शेयर कैपिटल टॉपिक ऑनर सोर्स से बिलोंग करता है। तो शेयर को जो खरीदते हैं शेयर होल्डर्स, वो ऑनर सोर्स से बिलोंग करता है। तो हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनर सोर्स, दैट इज शेयर कैपिटल, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक on the share capital which is related to owner source, जहां पे जो लोग पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। So this is the background of your today's topic. Now move to the board.
लेट्स बच्चों जल्दी करो कम। फाइनेंस जब हम रेस करने के बारे में सोचते हैं वहां पे हमें 2 सोर्स मिलते हैं, ऑनर सोर्स एंड आउटसाइडर सोर्स। ऑनर सोर्स से बच्चों बिलोंग करता है शेयर, क्योंकि शेयर से जो हमें पैसा मिलता है एंड जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को शेयर होल्डर बोला जाता है एंड वो कंपनी के ऑनर्स में गिने जाते हैं। एंड उनको सिर्फ कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा एंड लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। वो किसी प्रकार का भी कंपनी से विदाउट प्रॉफिट के कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं एक दुकानदार हूं, अगर मेरी दुकान में कुछ लाभ होता है तो उस लाभ को मैं उपभोग कर सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं, अपने घर ले सकता हूं। अगर नहीं होगा तो उस लॉस को भी मुझे ही बियर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमें मालूम पड़ा कि शेयर जो टॉपिक है, शेयर कैपिटल जो टॉपिक है वो ऑनर सोर्स से बिलोंग करता है, जहां पे उनको सिर्फ प्रॉफिट दिया जाता है एंड वो प्रॉफिट को सभी ऑनर्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करके दिया जाता है। एंड जिस प्रॉफिट को जब हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये सब मैं तुमको बता चुका हूं। तो चलो अब टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। इस बार का, इस सेशन का, इस ईयर का तुम्हारा पहला जो बुक है ऑनर्स में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एंड तुम्हारा यूनिट 1 का जो टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स में या कॉर्पोरेट अकाउंट में, बच्चों वो टॉपिक का नाम है शेयर कैपिटल। तो ध्यान से बच्चों देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 1 है शेयर कैपिटल, तो ये हुआ हमारा यूनिट 1। क्लियर? उसके बाद बच्चों इस शेयर कैपिटल में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारा जो टॉपिक है बच्चों, यहां पे हमें पढ़ना इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। हमें इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ना है, री इशू ऑफ शेयर पढ़ना है। जैसे कि मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूं, इस टॉपिक के बारे में हम प्लस 2 में CHSE लेवल में भी पढ़े थे। वहां पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, पर बच्चों वो था बेसिक, नॉट इन एडवांस। तो अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो पूरा डेप्थ के साथ, एडवांस के साथ, डिफरेंट वेज ऑफ इश्यूज, फॉरफीचर, री इशू एंड अदर कैटेगरीज, जो अदर मेथोडोलॉजी है फॉर इशू ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, क्या क्या किस किस तरीके से वो शेयर इशू करके पैसा लेती है, अपनी आवश्यकता को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर पढ़ने से पहले बच्चों पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज शेयर। व्हाट इज शेयर? ओके, तो बच्चों शेयर का मतलब क्या है? बच्चों शेयर मीन्स a share in the share capital of a company। ध्यान से देखो बच्चों, शेयर मीन्स ए शेयर। शेयर का मतलब बच्चों होता है एक शेयर। एक शेयर मतलब एक अंश, एक अंश बच्चों, एक भाग, वन पार्ट। ए शेयर एक पार्ट होता है इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके बच्चों, जैसे कि मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब हम अपनी कंपनी की जो रिक्वायर्ड एस्टिमेट होता है, जो हमें कंपनी कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी न्यू प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, उसको एस्टिमेट करने के बाद उस पैसे को हम कहां से रेस करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी फाइनली जब देखती है डिफरेंट सोर्स, जैसे कि अपनी तरफ से या किसी बैंक से, उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है, तब वो क्या करती है, दूसरे लोगों से हाथ मिलाना चाहती है एंड पब्लिक के सामने अपना ऑफर रखती है कि आप लोग लाके अपना पैसा अपने बैंक में जो रखते हैं वहां से कुछ पैसा हमें दो, बाय वे ऑफ शेयर। दैट मीन्स कंपनी अपने टोटल कैपिटल को बच्चों स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देखो जैसे मैंने यहां पे किया, सपोज बच्चों ये टोटल अमाउंट है कंपनी का एंड इसको बोला जाता है शेयर कैपिटल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। एंड बच्चों अभी जो है, सपोज इस शेयर कैपिटल को हमने स्मॉल इक्वल पार्ट्स कर दिए।
इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। क्लियर बच्चों? इसी के साथ देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन, ध्यान से देखो, व्हेन दी टोटल कैपिटल of the company is divided into small equal parts, each part is known as share. Each part is known as share. बच्चों, when the total capital of the company, जो मैंने अभी किया था उस टोटल बॉक्स को जो मैंने स्मॉल स्मॉल पार्ट किए थे इक्वल पार्ट्स, उसी को यहां पे एक्सप्लेन किया गया। when the total capital, this is very important point, total capital estimated amount of the company is divided into small equal, देखो बच्चों, is divided into small equal parts, then बच्चों each part को बोला जाता है शेयर। each part को बोलते हैं शेयर। ओके, क्लियर? बैक में भी जा सकते, देख लो जैसे ठीक लगे। ओके, क्लियर बच्चों, समझ में आया? सो व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। क्लियर? इरेज करता हूं। देखो बच्चों, इसी के साथ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्चुअली और एक डेफिनेशन या मीनिंग की तरफ, डेफिनेशन और एक मीनिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पे शेयर को, मीनिंग को और भी अच्छे तरीके से लिखा जाता है। बच्चों, द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी is usually divided, बच्चों देखो, divided into a number of equal indivisible parts। इतना ही नहीं बच्चों, इक्वल इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट, सभी शेयर का जो अमाउंट होता है फिक्स्ड होता है, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट, फुल स्टॉप। बच्चों, ईच ऑफ बच्चों सच पार्ट या यूनिट, ईच ऑफ सच पार्ट, और इसको बच्चों तुम यूनिट भी बोल सकते हो, इंडिविजुअल पार्ट्स बोला है मैंने और यूनिट्स लिख सकते हैं इसको। ईच ऑफ सच पार्ट और यूनिट इज नोन एज शेयर, इसको बोला जाता है शेयर। क्लियर? सो द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी, बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा मीनिंग और ज्यादा क्लियर किया जा रहा है। When the entire capital of the company, समझ में आए? The entire capital of the company is usually divided into a number of, मतलब बहुत सारे नंबर, जितना हम सोचेंगे कि हमारे शेयर होल्डर कितना रुपए का शेयर खरीद सकेंगे, जितना उनके लिए सुइटेबल होगा, रीजनेबल प्राइस होगा, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, शेयर का प्राइस फिक्स करेंगे। एंड मार्केट कंडीशन, अपनी कंपनी की डिमांड एंड कंपनी की मार्केट में आउटस्टैंडिंग कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसके हिसाब से हम ये प्राइस को फिक्स करेंगे। सो द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। बच्चों, शेयर को जब टोटल कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट में करेंगे, वो और उसके बाद फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको फिर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनटू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स या यूनिट्स,
एंड बच्चों स्पेसिफाइड अमाउंट, सारे पार्ट का अमाउंट बच्चों, सपोज यहाँ पे एक शेयर है, इसका प्राइस 100, तो इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100, सभी का प्राइस बच्चों सेम होगा। So the entire capital of the company is usually divided into a number of indivisible parts or units of specified amount. Point to be noted. Indivisible parts, तो शेयर को हम पार्ट नहीं कर सकते, and specified amount, each of such part or unit is known as बच्चों शेयर। इन्हीं पार्ट को बच्चों बोला जाता है शेयर। क्लियर? एनी डाउट है किसी को बच्चों? तो हमारा जो टॉपिक है शेयर कैपिटल बच्चों, शेयर कैपिटल पढ़ने से पहले वन हैज टू क्लियर अबाउट द रियल मीनिंग ऑफ, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शेयर, एंड दैट शेयर मींस ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। As I have already told you, whenever a company is going to establish a new project, start a new project, company requires huge amount, and that amount cannot be possible to raise from any banks, any financial institutions, and the company itself. Then company tries to raise such amount from different sources, and such sources can be of only owner source बच्चों, और एक है बच्चों आउटसाइडर सोर्स। एंड ऑनर और आउटसाइडर में हमारा जो टॉपिक है शेयर, ये बिलोंग करता है ऑनर सोर्स से, बिकॉज यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होंगे सबके बारे में बताऊंगा, उनको तभी जाके रिटर्न मिलेगा जब कंपनी को कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको नहीं मिलेगा। रिटर्न कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा, एंड जब प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो रिटर्न नहीं मिलेगा। क्लियर? सो इस शेयर का और भी अच्छा मीनिंग, द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एग्जाम में तुम लोग लिखोगे, इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल इंडिविजुअल पार्ट्स और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट, वेयर ईच ऑफ सच पार्ट और यूनिट इज नोन एज शेयर। सारे पार्ट यूनिट को बोलते हैं शेयर। Clear? So this is all about your share, meaning of share. Next बच्चों move to the types of share. हमने शेयर के बारे में तो जान लिया कि बच्चों शेयर कितने प्रकार के, शेयर कैसे, क्या मतलब क्या है। अभी बच्चों मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूं, जब कंपनी अपने कैपिटल को अकेले इकट्ठा नहीं कर सकती, तब वो क्या करती है, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लोगों से इकट्ठा करने के लिए, पब्लिक से इकट्ठा करने के लिए कैपिटल को स्मॉल स्मॉल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एंड उसको बोला जाता है शेयर। अब जब मैं आपको बोलने जा रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर या टाइप्स ऑफ शेयर, तो बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, उसके माइंड, उसके ब्रेन में, उसके माइंड, उसकी मेमोरी में ऐसा एक द्वंद आएगा, कंफ्यूजन आएगा, सर आपने तो बोला टोटल कैपिटल को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, दैट इज नोन एज शेयर, एंड शेयर का अमाउंट फिक्स्ड है, एंड वो शेयर कभी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर शेयर में टाइप्स ऑफ शेयर क्या होना चाहिए? शेयर तो शेयर, लोग एक शेयर खरीदेंगे 100 रुपए देंगे, 2 खरीदेंगे 200 रुपए देंगे, 10 खरीदेंगे 1000 रुपए देंगे, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर क्या होना चाहिए? बच्चों होना चाहिए। ये सारे जो थ्योरीज, ये सारे जो क्वेश्चंस, ये सारे जो लॉ हमारे लिए लिखा गया है, इनके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, स्टोरीज है, उनको समझना पड़ेगा। तो उन्हीं स्टोरी के साथ मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। पहले बच्चों सुनो, टाइप्स ऑफ शेयर में हम बेसिकली शेयर को पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। दैट इज बच्चों हुआ, पहला वन हुआ बच्चों प्रेफरेंस शेयर, ओके। देन बच्चों सेकेंड वन हुआ इक्विटी शेयर। यहां पे बच्चों इक्विटी शेयर का और एक नाम है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर। क्यों बोलते हैं सब बताऊंगा तुमको इन डिटेल में। एंड बच्चों लास्ट वन जो होता है उसको बोलते हैं डेफर्ड शेयर। सो इन दिस वे बच्चों यूजुअली इनिशियली या ट्रेडिशनली अगर हम देखें 1956 एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में, कंपनी एक्ट 1956 में शेयर के 3 क्लासिफिकेशंस थे, जिसमें पहला वन था बच्चों प्रीफरेंस शेयर,
ओके, फर्स्ट वन था तुम्हारा क्या, प्रीफरेंस शेयर, सेकेंड वन बच्चों था इक्विटी शेयर, एंड बच्चों थर्ड वन था डेफर्ड शेयर। पर बच्चों ये थी बेसिक कैटेगरीज, इनको बोला जाता है बेसिक कैटेगरीज ऑफ शेयर। तो इनिशियली बच्चों इन्हीं को शेयर, इसी प्रकार शेयर को क्लासिफाई किया जाता था। पर बच्चों आज मैं तुमको और एक बात बता रहा हूं, शेयर की कुछ अदर क्लासिफिकेशन भी हैं, अदर क्लासिफिकेशंस भी हैं या अदर टाइप्स भी शेयर हैं बच्चों। उनमें क्या होता है, उनमें अगेन शेयर को बच्चों 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देखो ध्यान से देखो, वो बच्चों है पहला पॉइंट बोनस शेयर, एंड बच्चों उसके बाद फर्स्ट वन हुआ बच्चों बोनस शेयर, सेकेंड हुआ बच्चों राइट शेयर, एंड बच्चों थर्ड वन इज योर, लास्ट वन इज योर स्वेट इक्विटी शेयर। तो इसी तरह से बच्चों शेयर को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट हुआ बेसिक कैटेगरीज एंड सेकेंड वन हुआ बच्चों अदर क्लासिफिकेशन में, अदर कैटेगरीज या अदर क्लासिफिकेशन। बेसिक में आया तुम्हारा प्रीफरेंस, इक्विटी या डेफर्ड, इक्विटी और ऑर्डिनरी एंड डेफर्ड, एंड अदर क्लासिफिकेशन में पहला वन हुआ बच्चों बोनस, सेकेंड वन हुआ राइट, एंड थर्ड वन हुआ स्वेट इक्विटी शेयर। नाउ अभी हम बच्चों चलते हैं इन सारे शेयर को वन बाय वन इन डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके सॉरी, एक बार बच्चों, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एज पर द कंपनीज एक्ट 1956। ओके बच्चों, पर अभी हमारी जो बुक्स है वो एज पर 2013 एक्ट है, तो अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्लासिफिकेशन अगेन एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 की वजह अब मैं अगेन क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूं बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, एंड बच्चों सेक्शन 43। इसमें क्या हुआ, द टाइप्स ऑफ शेयर और द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, सेक्शन 43 में बच्चों क्या किया गया ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये जो टाइप्स ऑफ शेयर था, it is restricted to only 2 categories. First one is preference share. देखो बच्चों, हमने 3 कैटेगरीज पढ़ा था, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्यूचर में एंट्रेंस भी आ सकते हैं, पर प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से ए पब्लिक कंपनी कैन ओनली इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर, प्रीफरेंस शेयर एंड बच्चों सेकेंड पॉइंट है इक्विटी शेयर। So this is the present way, present situation में as per the present या हमारी जो फ्रेश कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 43 में बच्चों the types of share is restricted to, is limited to only 2 types. So now a company can issue only 2 types of share. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है how many types of share a company can issue, you can write only 2 types of share. Okay? So हमारे टॉपिक में भी हमें बच्चों इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू जो शेयर पढ़ना है उसमें हम ये 2 कैटेगरीज को ही पढ़ेंगे, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। बट मैं तुमको इसके साथ साथ डेफर्ड शेयर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ शेयर के बारे में भी डिस्कशन करूंगा एंड डिटेल में बताऊंगा। ये था बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल्स अबाउट दी प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स एंड अदर शेयर्स के बारे में भी डिस्कशंस करूंगा। सो तब तक के लिए बच्चों मैंने आज जो आपको पढ़ाया उसको ध्यान से रिवाइज करें, घर में प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट है तो मुझे ग्रुप में या मेल में यहाँ या पढ़ाते वक्त या डिस्क्रिप्शन में नीचे दे सकते हैं कमेंट में, सो दैट आई विल इमीडिएटली क्लियर करूंगा, नहीं तो बाद में आपका डाउट क्लियर करूंगा। सो बच्चों ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।